आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशियन मीडिया से आई एक रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, क्या भारत वाकई अब SU-57 के काफ़ी करीब पहुंच चुका है? क्योंकि एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, मल्टीपल टाइम्स इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं जहां पर एक ही बात की जा रही है कि SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट का रास्ता भारत के लिए खुल चुका है। रूस ने भारत को दिया है ऑफर SU-57 ट्विन सीट वेरिएंट का। कुछ में तो दावा ये भी किया गया कि जो साइलेंट डील है ये भी फाइनलाइज हो चुकी है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या डील सच में हो चुकी है या फिर पुराने एफजीएफए की तरह यहाँ पर हम अपनी पुरानी गलती को दोहरा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। भारत और रूस पहले भी एफजीएफए प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन 2018 में आपसी मनमुटाव के चलते और जब भारत ने देखा कि उनके अनुरूप काम नहीं हो रहा है तो भारत ने खुद को इस प्रोग्राम से बाहर कर लिया। उसके पीछे के प्रमुख तीन कारण बताए गए। पहला कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर डाउट है। दूसरा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी जो अनुमानित लागत थी उससे कहीं ज़्यादा अब जो कॉस्ट है वो देखने को मिल रही है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, SU-57 की कैपेबिलिटी पर भारत को उतना भरोसा नहीं था जितना इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ऑन पेपर उनको बताया गया था। लेकिन अब रूस एक कम्प्लीटली रीवर्क प्रपोजल लेकर सामने आया है। इस बार फोकस सिर्फ फाइटर जेट नहीं है, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने इस पर ऐड कर दिया है। इनडायरेक्टली कहे तो भारत की वो स्ट्रेटजी जो भारत अपने विजन 2047 के अंतर्गत इंट्रोड्यूस कर चुका है, उन्हीं सारे विजन्स को वो अपने SU-57 से जोड़ करके भारत को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस नए SU-57 की सबसे बड़ी खासियत जो उन्होंने ऑफर करी है वो ये है कि इसमें ट्विन सीट डिज़ाइन को कंफर्म कर दिया गया है। मतलब फ्रंट सीट जो है ये पायलट के लिए होगी जो विमान को उड़ाएगा, और सेकेंड सीट होगी वीसो के लिए यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर के लिए जो वेपन सिस्टम को कंट्रोल करेगा, और जो लॉयल विंगमैन है इनको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ये वेपन सिस्टम ऑफिसर बेसिकली सिर्फ रडार नहीं देखेगा, ये ड्रोन कंट्रोल करेगा, मिशन असाइन करेगा और बैटलफील्ड मैनेज करेगा। यानी एयरक्राफ्ट एक फ्लाइंग कमांड सेंटर बन जाता है जब हमें वेपन सिस्टम ऑफिसर वहाँ पे देखने को मिलता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे जो अभी ऐड किया गया है, वो है मैन अनमैन टीमिंग। इस कॉन्सेप्ट में एक SU-57 अपने साथ 4 से लेकर 8 जो लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। ये ड्रोन एनिमी टेरिटरी में पहले जाएंगे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे और इसके अलावा सर्विलेंस करेंगे और एनिमी फायर को जो है अटैक करेंगे। ये यूँ कह ले, जो एनिमी फायर हो रहा है जहाँ से हो रहा है उस लोकेशन को अटैक करेंगे। तो ये इनकी जिम्मेदारी होने वाली है। और SU-57 पीछे सेफ डिस्टेंस पे रहेगा और पूरे मिशन को कंट्रोल करेगा। यानी पायलट खुद को रिस्क में डाले बिना पूरी लड़ाई कंट्रोल कर सकता है। इस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है S-70 ऑर्कनिक बी स्टेल्थ ड्रोन। जी हाँ, ये एक हैवी स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल है जो SU-57 के साथ ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। ये लॉयल विंगमैन की तरह काम करता है और फ्यूचर में ये ड्रोन्स इंडिपेंडेंटली टारगेट को अटैक कर सकते हैं, AI असिस्टेड मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और रियर कॉकपिट को स्पेशली डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि यहाँ पर हम इस प्रकार के ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकें। वहाँ पर हमें एक लार्ज पैनोरेमिक डिस्प्लेस देखने को मिलेंगी, मल्टी ड्रोन कंट्रोल इंटरफेस देखने को मिलेगा और रियल टाइम बैटलफील्ड डेटा जो है वो वहाँ पर आता रहेगा। अब आप इमेजिन करके देखिए, ड्रोन से डेटा आ रहा है, सैटेलाइट से डेटा आ रहा है और एयरक्राफ्ट सेंसर उसको प्राप्त कर रहे हैं, वो भी सब एक ही स्क्रीन पर। इससे डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है, एक्यूरेसी काफ़ी हाई हो जाती है और रिएक्शन टाइम काफ़ी कम हो जाता है। रूस ने इस बार भारत को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ और चीज़ें इनमें ऐड करी हैं, जैसे कि इंडियन वेपन्स इंटीग्रेशन को उन्होंने हरी झंडी दे दी है। इंडायरेक्टली आपको बता दें कि MRFA प्रोग्राम में भारत फिलहाल जो समस्या फेस कर रहा है उसका समाधान रूस ने अभी से ही ऑफर कर दिया है। इंडियन ड्रोन्स के साथ कंपैटिबिलिटी का वो दम भरते हैं। ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम होने के कारण उनका मानना है कि इंटीग्रेशन और अपग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। भारत को इसके लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि फ्यूचर अपग्रेड्स भी भारत के लिए काफ़ी आसान होने वाले हैं और इंडिया अपने इंडिजिनस सिस्टम को भी यहाँ पर आसानी से यूज़ कर सकता है। रशिया के एंड से हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। अब पहले FGFA डील क्यों नहीं हुई या यूँ कह लें फेल क्यों हुई, इसके बारे में जैसा हमने आपको बताया, वहाँ पर कुछ चीज़ें जो अब यहाँ पर हमको दी गई हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर वही चीज़ें हमें 2018 या उससे पहले ऑफर कर दी गई होती तो आज SU-57 भारतीय वायुसेना की सर्विस में होता और रूस को पछतावा ना करना पड़ता। जैसे कि आज ये हमें अनलिमिटेड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं विद सोर्स कोड। उस समय इन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को काफ़ी लिमिटेड किया हुआ था और अब यहाँ पर दावा कर रहा है कि हम फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे और लोकल प्रोडक्शन भी भारत में करेंगे। अगर ये उस समय हो गया होता तो आज भारत के पास कम से कम 3 से 4 स्क्वाड्रन SU-57 की ऑपरेशनल हो गई होती।
यानी इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इकोसिस्टम को एक बड़ा बूस्ट ऑलरेडी मिल गया होता। एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर अभी भी जो है वो जद्दोजहद मची हुई है। यहाँ पर रूस कह रहा है कि फिलहाल तो AL-41 के साथ ये एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे, लेकिन भविष्य में इसमें स्टेलिया 30 यानी AL-51 F1 इंजन जो है वो लाया जाएगा, और जब वो इंजन तैयार हो जाएगा तो अपग्रेड के माध्यम से इन इंजन्स को स्वाइप कर दिया जाएगा या स्विच कर दिया जाएगा। इसकी खासियत ये है कि ये सुपर क्रूज़ कैपेबिलिटी काफ़ी बेहतर देता है, ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी है और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी है, और लॉन्गर कॉम्बैट रेंज इससे हमें मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्विन सीट होने के बावजूद भी स्टेल्थ मेंटेन रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत को इन सबसे फ़ायदा क्या है? देखिए, चाइना ऑलरेडी ड्रोन स्वार्म डेवलप कर रहा है, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है, और फ्यूचर वॉर का एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जो भारत के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। और आज नहीं तो कल हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान को भी जो चाइनीज़ 5th जन फाइटर्स हैं, इनका एक्सेस मिलने वाला है। इस सिचुएशन में ऐसा विमान जो मैन अनमैन टीमिंग के लिए कैपेबल हो, काफ़ी बड़ा हो और काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो, ये भारत की मदद कर सकता है। और SU-57 इंडिया की इन ज़रूरतों को शॉर्ट टर्म में पूरा करने के लिए एक उपयुक्त कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया अभी अपने AMCA पर काम कर रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिकली AMCA को आने में अभी 2035 या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है, और तब तक आंतरिक समाधान के तौर पर SU-57 हमारे लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन हर चीज़ यहाँ पर परफेक्ट नहीं होती है, कुछ बड़े रिस्क भी है, जैसे कि रशिया की टाइमलाइन डिले हो रही है। उसके पीछे का कारण है वेस्टर्न सैंक्शन, जिन्होंने उनकी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को काफ़ी प्रभावित किया हुआ है। सैंक्शन का रिस्क भी है, क्योंकि पिछली बार जब हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील फाइनलाइज करी थी, तो उस समय कार्डसा सैंक्शन की तलवार ऑलमोस्ट हम पे लटकी हुई थी और वो गिरने ही जा रही थी। लेकिन इस बार अगर भारत इतनी बड़ी डील को फाइनलाइज करता है, तो हो सकता है कि ट्रंप, जो कि काफ़ी सनकी है, वो अपने ज़िद को पूरा करने के लिए कुछ बड़े कदम उठा भी सकता है। इसके अलावा जो कॉस्ट एस्केलेशन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका तय करेंगे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कितनी रियल होगी, ये देखना अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ऑलरेडी AMCA विकसित कर रहा है भारत, तो क्या बड़ी संख्या में, जो कि रूस 100 की संख्या का दावा कर रहा है, उतनी बड़ी संख्या में भारत इसको लेगा या नहीं लेगा? क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डिबेट इस समय ये है भारत लेगा या नहीं लेगा, तो ये थोड़ी बेईमानी होगी। जिस प्रकार भारत की तरफ से स्टेटमेंट आए हैं और जिस प्रकार रूस की तरफ से स्टेटमेंट आए हैं, एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों देशों के बीच में जो बातचीत है, अब वो शुरुआती चरण में नहीं है, बल्कि वो काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो अभी तक शायद उनमें आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसा माना जा रहा है जिस दिन वहाँ पर आम सहमति बनी, उस दिन हमें एक बड़ा सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है। 100 विमान ना सही, लेकिन कम से कम हमें 1 से 2 स्क्वाड्रन SU-57 की उस समय देखने को मिल सकती है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें अवश्य बताएं। क्या आपको लगता है कि भारत को ये डील करनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।